हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है। तो इस क्लास में हम देखेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ जैसे कि सिर्फ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, जो आपकी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, मैं सिर्फ उन्हीं नदियों के बारे में बताऊंगी। तो उन्हीं नदियों को हम देखेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। चीज़ों को हम बस मैप के द्वारा समझेंगे, कि उनके तंत्र के द्वारा समझेंगे कि कौन सी नदी कब आके गंगा में मिल रही है, कब यमुना में मिल रही है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है तो डेल्टा का निर्माण कर रही है, कब वह सूर्य का निर्माण कर रही है यानी कि अरब सागर में गिर रही है। तो सबसे पहले नदियों को दो भागों में बांटा गया है। जब हम नदियों को दो भागों में बांटेंगे तो एक बांटेंगे हम हिमालय की नदियां तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हिमालय की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक जो अरब सागर में गिरती हैं हिमालय की नदियां, और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस प्रकार से गिरने के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है, और वैसे नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां भी कुछ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसी तरीके से जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कुछ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में तथा कुछ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। इस तरीके से हम देखेंगे नदियों का तंत्र। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हिमालयी नदियों में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम आज देखेंगे। तो जो आपकी नदियां होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक है हिमालयी नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां उनको कहते हैं जिनमें सालों भर जल जमा रहता है। मतलब ये जो है बर्फ के द्वारा इनका निर्माण होता है। बर्फ जैसे जैसे पिघलता रहता है, और उसी तरीके से इस वजह से ये सालों भर जो है इन नदियों में जल भरा रहता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इन सभी में हिमालयी नदियां, और हिमालयी नदियां जितनी भी है उनमें सालों भर जो है जल भरा रहता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जिनमें वर्षा से भरी नदियां, यानी कि वर्षा के पानी से इकट्ठा होकर ये नदियां नदियां जो है भरी रहती हैं। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, फिर धीरे धीरे इन नदियों का पानी जो है कम होने लगता है। आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद। नदियों में पानी की कमी की वजह से ही कावेरी का जल विवाद जब सूखा पड़ने लगता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, इसीलिए कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो प्रायद्वीपीय नदियों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम कावेरी और या फिर कर्नाटक कावेरी नदी जल विवाद के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे हिमालयी नदियां में गंगा नदी। हिमालयी नदियों में गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो इम्पोर्टेंट नदी है उसी को हम तंत्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ से जो गंगा नदी है, गंगा उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के गोमुख से जब गंगा निकलती है इस तरीके से, तो उस समय उनका नाम भागीरथी रहता है। जब गंगा गोमुख से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी रहता है। फिर उसी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। तो भागीरथी और भिलंगना नदी जिस जगह में मिलती है वहीं पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है टिहरी बांध। जो ये टिहरी बांध है वो भारत की सबसे बड़ी बांध है। भारत की सबसे बड़ी बांध, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ऊंची बांध, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है, तो टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में बनी हुई है। फिर जब ये भिलंगना और भागीरथी आगे बढ़ती हैं तो ये जो भागीरथी है वो इसी नाम से आगे बढ़ती है। चूंकि भिलंगना इसमें मिल जाती है, लेकिन भागीरथी का जो गहराव है, जो जल धारण करने की एरिया है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए भागीरथी के नाम से नहीं, जबकि इसकी मुख्य धारा भिलंगना के नाम से नहीं, यह मुख्य धारा भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर जब भागीरथी आगे बढ़ेंगी इस तरीके से, तो एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ के सतोपद ग्लेशियर से निकलती हुई इस तरीके से आती है और भी भागीरथी में मिल जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं तो वहां पर एक प्रयाग है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पे बनता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के सतोपद ग्लेशियर से होता है। लेकिन अलकनंदा जब भागीरथी में मिलती है तो उसके पहले ही इस पे कुछ नदियां आके इसकी धाराएं बन जाती हैं, इसकी सहायक बन जाती हैं। जैसे इधर से आ रही है नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है।
एक नदी आती है पिंडार नदी। जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। फिर धौली गंगा जब आके मंदाकिनी में मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग, तो इस तरीके से 5 प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और मंदाकिनी के मिलने से विष्णु प्रयाग, फिर मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग, पिंडार नदी जब आकर अलकनंदा में मिल जाती है तो कर्णप्रयाग बनता है। जब मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और जब स्वयं अलकनंदा आकर भागीरथी में मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। तो यहाँ पर देवप्रयाग तक तो हम पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद जब देवप्रयाग से ही इसका भागीरथी का नाम बदल जाता है, चूंकि भागीरथी और अलकनंदा इसमें भी ढेर सारी नदियाँ आकर मिल गई हैं, तो अलकनंदा का भी जो जल धारण करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और भागीरथी तो वैसे ही जल ढेर सारा लेके आ रही थी, दोनों का बैलेंस जो है, दोनों की नदियों की जो जल धारण की करने की क्षमता है इक्वल हो जाती है। जब इक्वल हो जाती है यहाँ पर, तो इसको फिर एक नया नाम देना पड़ता है। जब तक ये जिसकी नदी यानी कि जो ज़्यादा जल आगे लेके बहती है, जब तक वो अधिक जल धारण वाली नदी रहेगी तब तक उसी का नाम रहेगा आगे। लेकिन जैसे यहाँ पर वीलांगना की जल धारण करने की क्षमता कम थी, जब ये आकर भागीरथी में मिली तो इसका नाम नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत कम थी। लेकिन भागीरथी और अलकनंदा दोनों के जल धारण करने की क्षमता सेम थी, इसलिए फिर देवप्रयाग में इसका नाम बदल जाता है। यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। जब गंगा हो जाता है, आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा, भागीरथी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है, तो देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग से इस तरीके से गंगा आगे बढ़ती है तो आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा कहाँ तक जो है पहाड़ों में बहती है, तो ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती है, जबकि हरिद्वार में गंगा जो है वो मैदानों में प्रवेश कर जाती है। तो ऋषिकेश तक जो गंगा है वो पहाड़ों में बहती है, जब हरिद्वार पहुंचती है तो वो मैदानों में इस तरीके से प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है, आगे थोड़ा चलेंगे। यहाँ तक हरिद्वार तक हम गंगा को ले गए। फिर इस तरीके से जब गंगा मैदानों में प्रवेश की, जैसे ही वो मैदानों में प्रवेश करती है तो ऊपर से एक नदी आती है, मतलब उत्तर की तरफ से। ये जितनी नदियाँ इधर से आ रही हैं वो सभी उत्तर की तरफ से आ रही हैं, जितनी नदियाँ नीचे से जुड़ेंगी वो सभी दक्षिण की तरफ से गंगा की सहायक नदियाँ बनेंगी। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कौन सी नदी निम्न में से गंगा के उत्तर की सहायक नदी है, या फिर कौन सी नदी निम्न में से गंगा के दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। इस तरीके से जब गंगा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसमें मिलती है रामगंगा। एक एक नदियों को भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में ये गंगा तंत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक नदी आती है रामगंगा, वो कन्नौज में आकर गंगा की सहायक बनती है। तो जब गंगा थोड़ा आगे बढ़ती है, इलाहाबाद में पहुंचती है, तो एक नदी है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है इस तरीके से, और इलाहाबाद में जाकर गंगा की सहायक बनती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, और वो उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस तरीके से वो इलाहाबाद पहुंचती है और जाकर इलाहाबाद में गंगा की सहायक बनती है। आगे जब गंगा इलाहाबाद से आगे बढ़ती है, कैथी पहुंचती है, तो कैथी में एक नदी आती है गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की सहायक कैथी गाजीपुर में बनती है। फिर जब ये थोड़ा सा आगे बहती है तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कैथी से गंगा का प्रवाह जो है वो स्लो हो जाता है। यहाँ से गंगा का प्रवाह एकदम स्लो हो जाता है। इसके पहले तक जब भी गंगा आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा उफान से आ रही थी। जैसे ही वो कैथी पहुँचती है, यहाँ पे इलाहाबाद के बाद बनारस वगैरह होते हुए गंगा जब कैथी पहुँचती है तो यहाँ से इनका प्रवाह जो है वो स्लो हो जाता है, मतलब स्लो ये बहने लगती हैं। तो जब गंगा कैथी से इस तरीके से आगे बढ़ती हैं तो फिर उसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सरयू नदी। सरयू नदी या फिर घाघरा नदी आकर फिर छपरा में गंगा की सहायक बनती है। लेकिन सरयू नदी गंगा की सहायक बनने से पहले राप्ती नदी आकर सरयू की सहायक बन जाती है देवरिया गोरखपुर में। देवरिया गोरखपुर में राप्ती नदी आकर गंगा की सहायक बन जाती है, ये सरयू की सहायक बन जाती है। फिर यहाँ पर ये सरयू की भी धारा को लेकर आगे चलती है, छपरा पहुँचती है और छपरा में जाकर गंगा की सहायक हो जाती है। फिर जब गंगा आगे छपरा से आगे बढ़ती है, आरा पहुँचती है इस तरीके से, तो आरा पहुँचने से पहले ही इसमें गंडक नदी आकर इसकी सहायक बन जाती है। गंगा की गंडक नदी ऊपर से ही उत्तर की तरफ से आकर सहायक बन जाती है।
फिर जब गंगा आगे बढ़ती हैं, आरा पहुंचती हैं, तो दक्षिण की तरफ से अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और यह जाते जाते बिहार के आरा में पहुंचती है, तो गंगा की सहायक बन जाती है सोन नदी दक्षिण की तरफ से। फिर जब आरा के बाद गंगा आगे बढ़ती है, तो बूढ़ी गंडक उत्तर की तरफ से आती है, बूढ़ी गंडक, और वो फिर जो है गंगा की सहायक बनती है। इस तरीके से बूढ़ी गंडक को भी आगे लेकर जब गंगा आगे बढ़ती है, तो फिर बागमती जो है नदी वो भी आकर गंगा की सहायक बनती है झारखंड के पास। उसके बाद जब गंगा, सॉरी इधर नहीं, बागमती नदी भी जो है वो आकर गंगा की सहायक बनती है। जब गंगा की सहायक ये भी बन जाती है, फिर गंगा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती इन सभी को लेकर आगे बढ़ती हुई जब जाती हैं, तो फिर कोसी नदी, नेपाल से कोसी नदी का उद्गम होता है, तो वो जो है आकर गंगा की सहायक बन जाती है। उसके बाद जब ये कोसी नदी को भी साथ में ले लेती है और खूब ढेर सारे जल के प्रवाह के साथ जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं, तो गंगा की दो धाराएं बढ़ जाती हैं। गंगा की दो धाराएं बढ़ जाती हैं। जब गंगा की दो धाराएं बढ़ गई, तो यहाँ से एक धारा पश्चिम बंगाल में और एक धारा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, जिसका नाम है पद्मा। और जो इसकी एक मुख्य धारा है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर जब ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम गंगा का पद्मा पड़ जाता है और इस तरीके से पद्मा के नाम से वो बांग्लादेश में बहते हुए इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा और इधर से जमुना इन दोनों का संगम होता है, जहाँ से इनकी एक धारा निकलती है मेघना के नाम से। फिर जब मेघना नदी आगे बढ़ती है, जमुना और पद्मा की एक संयुक्त धारा लेकर मेघना आगे बढ़ती है, तो एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है नामचा भाषाचार द्वीप। भाषाचार द्वीप बांग्लादेश में स्थित है और ये जो है अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चे में है, इसलिए आपसे पूछे कि भाषाचार द्वीप कहाँ है, तो बांग्लादेश में स्थित है। मेघना की मेघना के नदी के द्वारा इस द्वीप का निर्माण होता है। फिर ये मेघना की जो धारा है वो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पद्मा नदी है, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा से जो एक डेल्टा का निर्माण होता है, बृहद डेल्टा का निर्माण होता है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम सुंदरवन का डेल्टा। तो ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा से इसका निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसी से प्रश्न बनता है कि सुंदरवन को आर्द्र भूमि में कब शामिल किया गया था, तो 2019 में सुंदरवन को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। इतनी चीजें थी हमारे गंगा नदी तंत्र से। एक बार फिर से गंगा को रिपीट करते हैं। गंगा जो है गोमुख से निकलती हैं, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हैं। उस समय इनका नाम भागीरथी रहता है। एक नदी आती है गिलंगना। जब गिलंगना भागीरथी से मिलती है, तो वहीं पर एक बांध बनता है उत्तराखंड में, जिसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी बांध यही उत्तराखंड में गिलंगना और भागीरथी के संगम पर बनती है। फिर जब यहाँ से गंगा संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है, तो ऊपर से आती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग में मिलने से पहले ही इधर से मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और रुद्रप्रयाग बनाती है। पिंडार नदी अलकनंदा से मिलकर कर्णप्रयाग बनाती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलकर नंदप्रयाग बनाती है, जबकि धौली गंगा नदी मंदाकिनी से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा संयुक्त रूप से देवप्रयाग का निर्माण करती है। फिर यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। मतलब भागीरथी जो है देवप्रयाग तक ही इसको बोला जाता है। जब देवप्रयाग के आगे बढ़ेंगे, इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ से जब गंगा आगे बढ़ती है, तो पहाड़ों गंगा जो है ऋषिकेश तक पहाड़ों में बहती है और हरिद्वार से वो मैदानों में प्रवेश करती है। जब वो मैदानों में प्रवेश करती है, तो कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में रामगंगा आकर गंगा की सहायक बनती है। पहली नदी जो है ये गंगा की यूपी में सहायक नदी है रामगंगा। तो जब ये कन्नौज में आकर रामगंगा सहायक बनती है, फिर एक गोमती नदी आती है, कैथी में गंगा की सहायक नदी बनती है। यहाँ से यमुनोत्री नदी गंगा की सहायक नदी बनती है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी बनती है इलाहाबाद में। फिर यहाँ से जब कैथी से गंगा का प्रवाह कम हो जाता है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ती हैं, तो ऊपर से सरयू नदी आती है, छपरा में गंगा की सहायक बनती है। फिर गंगा छपरा सरयू नदी को भी लेकर आगे बढ़ती हुई जाती है, तो गंडक नदी आती है आरा के पास, गंगा की सहायक बनती है। फिर सोन नदी नीचे से आरा, बिहार के आरा में जाती है, सोन नदी गंगा की सहायक बन जाती है। फिर जब ये सभी आगे बढ़ती है, तो बूढ़ी गंडक आती है और गंगा की सहायक बनती है।
जब ये बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक बन गई तो फिर बागमती भी आती है, वो भी गंगा की सहायक बन जाती है। इसी तरीके से कोसी भी गंगा की सहायक बन जाती है। लास्ट में महानंदा आती है, वो भी गंगा की सहायक बन जाती है। इस तरीके से ढेर सारी नदियों का गंगा तंत्र में ढेर सारी नदियां आपस में मिलते हुए ढेर लेकर पानी का ये जाती है पश्चिम बंगाल में उड़े रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में गिरने से पहले ये जो है इसकी एक धारा दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा इसकी जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बांग्लादेश में जिसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों की संयुक्त धारा से एक डेल्टा का निर्माण होता है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा से एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। इस तरीके से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण हुआ। फिर ये जो है आगे जाकर इनकी संयुक्त धारा यानी कि पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नदी परिभाषा 4 द्वीप बसा हुआ है जो कि बांग्लादेश में स्थित है। फिर मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से गंगा नदी तंत्र था। यहाँ से जो आपका गंगा नदी तंत्र है इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उत्तर की तरफ से कौन सी नदी आकर गंगा की सहायक बन रही है, दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी गंगा की सहायक बन रही है। इस तरीके से है। फिर है जब यमुना नदी मिलती है तो यमुना नदी को भी हम अलग से देखेंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर देखते हैं कि यमुना नदी की सहायक बनती है चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी और केन नदी यमुना की सहायक बनती है। तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो ये है यमुना गंगा की। इस तरीके से गंगा नदी तंत्र आज कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम एक एक करके देखेंगे रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं इसको देख लेंगे। फिर हम चलेंगे ब्रह्मपुत्रा पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में रामगंगा नदी के साथ। आप लोग चैनल पे बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।